अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और किसी डिस्टेंस r पे अगर वो रखे हुए हैं तो उनके बीच का फोर्स हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था भाई, r स्क्वायर था। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो अलग चीज, हमने इसको डिस्कस भी किया था बाद में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास 2 से ज्यादा चार्जेस हों तो उस कंडीशन में मैं फोर्स किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से ज्यादा चार्जेस मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव n पॉइंट चार्जेस, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 भी है। सिंप्लिसिटी के लिए पहले 3 ही लेते हैं, इसको Q1 को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि फोर्स निकालना है, इनमें से किसी एक के ऊपर मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं कि मुझे Q1 के ऊपर ही क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है कौन भाई, अब यहाँ पे Q2 भी है और कौन है यहाँ पे, Q3 भी है। अगर यहाँ Q4 भी होता तो वो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ से हम मान लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R12 है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, R13 है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, R14 है। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना बनेगा, वो कैसे बनेगा, F नेट निकाल लेंगे हम। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट वुड बी द सम ऑफ, कौन सा सम भाई, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस बाय द अदर चार्जेस अराउंड इट। Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, तो F1 के ऊपर फोर्स लगाया 2 ने, तो F12 वाला फोर्स हो गया, प्लस क्या हो जाएगा F13 प्लस क्या हो जाएगा F14। दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच इज द अदर चार्जेस विच आर प्रेजेंट अराउंड इट। वो सब के सब जो भी फोर्स लगाएंगे उन सबका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या निकाल सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक, कई सारी चीजें अगर एक जगह इकट्ठा हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या मेन रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपका। कल हमने सिंपल फॉर्म में पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। आज हमारे पास कितने हैं, n पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 पॉइंट चार्जेस की डिस्कशन की है। अगर हमारे पास n पॉइंट चार्जेस होते तो क्या होता है भाई, यही इक्वेशन एक्सटेंड हो जाती कि पहले पे दूसरे ने कितना फोर्स लगाया, प्लस पहले पे तीसरे ने कितना लगाया, फोर्थ ने कितना लगाया, ऐसे करते करते जितने भी चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं सबका हम क्या करेंगे, वहां पे वेक्टर सम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहली बात यहां से ये निकल के आती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ये था कूलम्स लॉ से जो हमने डिस्कस किया, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, हम डिस्कस भी करेंगे उनको। दूसरा मेन पॉइंट कूलम लॉ से क्या निकल के आता है कि इफ वी चेंज द मीडियम, बिटवीन द चार्जेस, जो आपके पॉइंट चार्जेस थे जो कल आपने डिस्कस किए थे कि आपके पास Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस R, वो रखे हुए हैं। कल हमने कहा था कि वो वैक्यूम में रखे हैं। सपोज हमने क्या किया था कि वो कहाँ पे हैं भाई, वैक्यूम में है, और वैक्यूम की जो परमिटिविटी थी वो मैंने एप्सिलॉन नोट के साथ रिप्रेजेंट की थी। अगर आज मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो चेंज नहीं किए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, जस्ट मैंने उसका जो मीडियम है, उनके बीच में जो मीडियम था उसको चेंज कर दिया। सपोज करते हैं कि हमने कोई मीडियम इसके अंदर डाल दिया जिसका अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई, K है। मीडियम यहाँ पे किससे पहचाने जाएंगे, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहचाने जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा हाई होगा उतना ही इनके बीच के फोर्स को वो इंटरप्ट करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कल हमने क्या किया था, वैक्यूम लिया था। वैक्यूम क्या कर रहा है, सबसे कम डिस्टर्ब कर रहा है इन चार्जेस को। वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जब वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम वैक्यूम को हटा के कोई और मीडियम डालते हैं तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो मीडियम क्या कर रहा है, अब इंटरप्ट कर रहा है। मीडियम क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। सपोज करो कि जैसे अभी क्लास के अंदर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी बिल्कुल शांति है यहाँ पे, जो मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम तुम सुन रहे हो उस चीज को। ठीक है, बेशक थोड़ा बहुत ध्यान भटक रहा हो इधर उधर, लेकिन मेरी आवाज बड़ी आसानी से तुम तक जा रही है और हमारे बीच में अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है इस टाइम।
ठीक है। लेकिन अगर यही क्लास मैं बीच बाजार में लगाने लगूं, भाई सड़क पे बैठ जाऊं तुम्हें लेकर और मैं तुम्हें पढ़ाने लगूं, पढ़ लोगे तुम? अच्छा, तो अगर मैं यही चीज तुम्हारे बीच बाजार में करने लगूं तो वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, ना तो मेरी आवाज तुम तक जाएगी, ना वो इंटरेक्शन बन पाएगा, ना ही वो कॉन्सेप्ट तुम तक जा पाएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे पढ़ाने के लिए शांति की जरूरत है ना, ऐसे ही इनको भी फोर्सेस के लिए, एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए इनको भी किस चीज की जरूरत है कि वैक्यूम हो जाए, यहाँ पे कोई मीडियम ना हो जो इंटरप्ट करे। अगर बाई चांस वो मीडियम में, अब वैक्यूम हर बारी हम वैक्यूम थोड़ा ना लेकर आएंगे, डे टू डे लाइफ के अंदर तो ऐसा नहीं होता, चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं, हवा में है, पानी में है, ग्लास में है, कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वो किसी मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, उस मीडियम को हम यहाँ किस चीज से पहचानेंगे भाई? उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहचानेंगे। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी हम निकाल कर लेकर आएंगे। पहली बात ये, कल भी मैंने एक कांस्टेंट के यूज किया था, आज भी मैं कोई कांस्टेंट के ही यूज कर रही हूँ, बट बोथ आर डिफरेंट। वहां पे मैंने सिंबल भी अलग डाला था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, और ये जो कैपिटल के मैंने यहाँ पे डाला है, ये क्या है तुम्हारा भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो फोर्स किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो चीज ध्यान देनी है यहाँ पे, उसी के हिसाब से हम फिर न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। तो अगर वैक्यूम था, वैक्यूम के केस में फोर्स क्या निकाला था हमने? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था भाई? R स्क्वायर था। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ F0 लगा सकती हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं जब कंपेयर करूं तो मुझे पता चले कि कौन सा वैक्यूम का फोर्स था, कौन सा मीडियम का था। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया। भैया ये फोर्स इन मीडियम निकाल रही हूँ कि अगर मीडियम चेंज कर दिया तो कितना फोर्स लगेगा। उस कंडीशन के अंदर ना तो मैंने चार्जेस को चेंज किया है, ना ही मैंने उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज किया है। जितना चार्ज वहां पे था वैक्यूम में था, उतने ही चार्जेस हैं, जो डिस्टेंस था उनके बीच में वही डिस्टेंस है। मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? मीडियम चेंज किया। मीडियम के चेंज होने से क्या चीज चेंज होगी भाई? उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज होगी। क्लियर? कल भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, ये नेचर पे ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता था। वैक्यूम के केस में 1/4πε0 होता है। अगर किसी और मीडियम में रखा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 1/4πε0m। बात समझ आई कि क्या चेंज करना है? बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ पे यही रहेगा आपका Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या हो गया भाई? R स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर क्या बना दी? 2। अब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाला, कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, वहां से पता चल जाएगा कितने अमाउंट से कम हुआ या कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज तो नहीं होने वाला, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। मैक्सिमम फोर्स जो तो चार्जेस के बीच में लगेगा वो वैक्यूम में ही लगेगा, क्योंकि कोई इंटरप्ट करने के लिए नहीं है, कोई एटम नहीं है जिसके चार्जेस बीच में इंटरप्ट करने वाले हैं उसको। ठीक है, और जो फोर्स अलग अलग मीडियम के अंदर फोर्स कितना कम होगा वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कम होने वाला है। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं भाई, यहाँ पे डिवाइड कर दूं, F0 डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने? FM। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया किसके साथ? इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो करना जरा भाई डिवाइड, क्या बनता है? जो कॉमन चीज है उसको उड़ा दो। ठीक है, क्या बचा? 1/4πε0 डिवाइड बाय 1/4πε0m। 4π से 4π भी जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर चला गया, और क्या बचा है नीचे? एप्सिलॉन m डिवाइड बाय क्या बचा भाई? एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि इनका रेशियो ही क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इनका रेशियो ही क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। तो अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो मैं इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूं। नंबर 1, फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑल्सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का रेशियो क्या बन जाएगा आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाएगा। दो मेन पॉइंट्स हमने कूलम्स लॉ से निकाले हैं। पहला हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा कि एक से ज्यादा चार्जेस अगर रखे हैं और हमें नेट अमाउंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे भाई? वेक्टर सम करेंगे फोर्सेस का। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए बिटवीन द चार्जेस तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा उनके बीच का इंटरेक्टिंग फोर्स जो है वो किस तरीके से चेंज होता है? कम ही होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कितना कम होगा? डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने यहां से फाइंड आउट कर ली है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। फॉर वैक्यूम, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है भाई? इसका 1 होता है, 1.000, कितनी मर्जी जीरो लगा लो पीछे। अगर मैं एयर की बात करूं,
एयर का भी नियर अबाउट 1 ही होता है, 1.006 होता है अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो। अगर वाटर की बात करें, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी अच्छा खासा होता है भाई, 81। अगर मैंने चार्जेस को वैक्यूम से उठा के पानी में रख दिया तो लगभग 80 गुना उसका फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। जो फोर्स था ना उनके बीच में, जब वो वैक्यूम में एक दूसरे के पास रखे हुए थे, तब वो कितना फोर्स लगा रहे थे, पानी में रखने से वो लगभग 81 टाइम्स या 80 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उनके बीच का जो फोर्स है। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास जो ग्लास होता है, ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3 to 4 वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ग्लास, कि आप कौन सा ग्लास इस्तेमाल कर रहे हो। वो अलग अलग मीडियम के अलग अलग होंगे, हर किसी का तुम्हें याद नहीं रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, तो उसके हिसाब का आपको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कितना फोर्स है कितना नहीं।